सोचिए, एक देश जो विचारकों और कवियों के लिए जाना जाता था, वो आखिर नफरत और हिंसा के इतने गहरे अंधेरे में कैसे डूब गया। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, समझेंगे नाजीवाद के उदय और हिटलर के सत्ता में आने की पूरी कहानी को। ये शब्द 1945 के वसंत के हैं, जब नाजी शासन अपने अंत के बिल्कुल करीब था। एक जाने माने जर्मन डॉक्टर ने अपनी पत्नी से ये खौफनाक बात कही थी, और इन शब्दों में सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक गहरा अपराध बोध भी है, जो उसके समर्थकों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और यही सवाल आज हमारे सामने है। आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं, जिसने एक पूरे समाज को ऐसे भयानक अपराधों में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। तो इस कहानी को समझने की शुरुआत होती है एक पिता के उसी डर से, उसी सवाल से। तो देखिए, मई 1945 तक युद्ध खत्म हो चुका था। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, हिटलर मर चुका था। अब बारी थी हिसाब की। नूरनबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत बनाई गई ताकि नाजी युद्ध अपराधियों को उनके किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों की सजा मिल सके। यानी उस डॉक्टर का सबसे बड़ा डर अब हकीकत बनने जा रहा था। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये सब हुआ कैसे? इसकी जड़ें कहाँ थीं? इन जड़ों को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, पहले विश्व युद्ध के अंत में। नाजी जर्मनी के उदय की जड़ें असल में वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों में छिपी हुई थीं। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने कई बड़े और औद्योगिक रूप से जरूरी इलाके खोने पड़े, जिससे वहां के लोगों ने एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा, महसूस किया। और देखें, ये शर्तें सिर्फ जमीन के टुकड़े छीनने तक ही सीमित नहीं थीं। नहीं, इन्होंने तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़कर रख दी। और नतीजा? लोगों के मन में अपनी ही नई सरकार, वाइमर रिपब्लिक के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भर गया था। अब युद्ध के इतना भारी हर्जाना चुकाने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो उन्होंने अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में हाइपर इन्फ्लेशन यानी अतिमुद्रास्फीति आ गई। पैसे की कीमत कागज के टुकड़ों से ज्यादा नहीं रह गई थी। हालात कितने बिगड़े थे, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। 46,21,000 ये थी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जर्मन मार्क्स में, वो भी अगस्त 1923 तक आते आते। मतलब आप सोच सकते हैं कि पैसे की कीमत किस तेजी से रातों रात खाक में मिल रही थी। हालत ये हो गई थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेला भरकर नोट ले जाने पड़ रहे थे। इस एक संकट ने मध्यम वर्ग की जीवन भर की बचत को रातों रात खत्म कर दिया। सब बर्बाद हो गया। अब हुआ ये कि अमेरिकी कर्ज की मदद से जर्मनी की अर्थव्यवस्था कुछ संभल ही रही थी कि 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया। इस वैश्विक महामंदी का जर्मनी पर सबसे बुरा असर पड़ा और 1932 तक 60 लाख लोग अपनी नौकरियां खो चुके थे। गलियों में भूख और बेबसी का मंजर आम हो चला था। ऐसे में लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठने लगा था, जो उन्हें कोई उम्मीद, कोई समाधान नहीं दे पा रही थी। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल में एक नए तथाकथित मसीहा ने दस्तक दी। जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराता गया, नाजी पार्टी की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। आप देखिए, सिर्फ 4 सालों में जो पार्टी हाशिए पर थी, 2.6% वोटों पर, वो 37% वोट लेकर जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। ये मसीहा था एडोल्फ हिटलर, एक करिश्माई और शक्तिशाली वक्ता। उसने लोगों के गहरे डर और गुस्से का बखूबी फायदा उठाया और उन्हें एक बेहतर भविष्य के ऐसे सपने दिखाए जिनसे इनकार करना उस वक्त शायद बहुत मुश्किल था। नाजियों ने भव्यता और दिखावे का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया। विशाल रैलियां, स्वास्तिक वाले लाल झंडे और जोशीले भाषण, ये सब लोगों में एकता का एक भ्रम पैदा करने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का एक सोचा समझा तरीका था। और जैसे ही हिटलर को सत्ता मिली, उसने बेहद तेजी और क्रूरता से जर्मन लोकतंत्र की नींव को ही उखाड़ फेंका। 1933 की शुरुआत में बस कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने हिटलर को जर्मनी का तानाशाह बना दिया। पहले चांसलर का पद, फिर संसद में आग लगने का बहाना बनाकर नागरिक अधिकारों का निलंबन, और अंत में एक ऐसा कानून पास करवाया गया जिसने उसे असीमित शक्तियां सौंप दीं। लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल दिया गया। अब उसकी जगह एक तानाशाही राज्य ने ले ली थी, जिसे गेस्टापो जैसी खुफिया पुलिस और एसएस जैसे क्रूर सुरक्षा बलों के जरिए चलाया जा रहा था। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। नाजी राज की स्थापना
असल में सीधे तौर पर उन भयानक अपराधों से जुड़ी थी जिनका डर उस डॉक्टर पिता को सता रहा था। नाजियों ने यूरोप के लाखों यहूदियों और अन्य अवांछित माने जाने वाले लोगों को खत्म करने के लिए एक बेहद सोची समझी और क्रूर योजना बनाई। ये योजना 3 चरणों में अंजाम दी गई। पहले बहिष्कार, फिर घेटों में कैद करना और आखिर में संहार। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे बहिष्कार और अलगाव जैसे रोजमर्रा के काम मृत्यु शिविरों जैसे भयानक अंत तक ले जाते हैं। किसी को एक बेंच पर बैठने से रोकना उसी रास्ते का पहला कदम था जिसकी मंजिल गैस चैम्बर थी। पादरी मार्टिन निमूलर के ये शब्द हमें उदासीनता के खतरे की याद दिलाते हैं। ये शब्द दिखाते हैं कि कैसे आम लोगों की चुप्पी ने, उनकी नज़रअंदाजी ने इन भयानक अत्याचारों को होने की इजाज़त दी। और यहीं पर इतिहास हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चेतावनी छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारे आसपास अन्याय हो रहा हो तो चुप रहने या मुंह फेर लेने की असली कीमत क्या होती है।